नमस्कार। स्वागत है आपका CSGMU न्यूज़ के इस खास अंक में। मैं हूं डॉक्टर ओम शंकर। हमारे साथ आज के इस खास अंक के लिए मेहमान हैं डॉक्टर विकास शर्मा जी, जो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर हैं। आप साहित्यकार भी हैं। आपकी एक और पहचान ये है कि आपने ज्वलंत विषयों पर, सामाजिक विषयों पर, शिक्षा के मुद्दों पर करीब 12 से अधिक अंग्रेजी और एक हिंदी का उपन्यास लिखा है। आप पत्रकार भी हैं। आपकी लेखन शैली युवाओं को खूब लुभाती है। आप उस परंपरा से आते हैं जिस परंपरा में हिंदी घर की मातृभाषा थी, लेकिन अंग्रेजी में भी आप उतने ही निष्णांत हैं, उतने ही प्रवीण हैं। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं, उनकी एक और खासियत ये है कि आप कविताएं भी बहुत अच्छी करते हैं, काव्य पाठ, काव्य गोष्ठियों में भी शिरकत करते हैं। तो हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। हम सर से पहला सवाल करते हैं कि सर, आपने हिंदी में आपकी परवरिश हुई। आपके पिता हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। उनका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत नाम था। तो अंग्रेजी की तरफ लेखन में आपका जुड़ाव, झुकाव कैसे हुआ? ऐसा हुआ कि बीए करने के बाद मेरे प्रोफेसर पिता, जो हिंदी के एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और एक अच्छे हिंदी के समीक्षक हैं, लेखक हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी कि अंग्रेजी में जॉब मिलना आसान है। अगर इंग्लिश में एमए कर लोगे, एमफिल कर लोगे, तो डिग्री कॉलेज में लेक्चरशिप मिल जाएगी, अच्छा जॉब मिल जाएगा। तो मैं उनके कहने से इंग्लिश में एमए करने मेरठ विश्वविद्यालय, जिस समय कहलाता था आज का नाम, जहाँ मैं आजकल हूँ, वहाँ अंग्रेजी में एमए करने आया और सागर विश्वविद्यालय से एमफिल किया। देन मुझे एक डिग्री कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर की पोस्ट मिल गई, तो अंग्रेजी से चला गया। बहुत रोचक जर्नी है आपकी। आपने सागर और सागर के बाद फिर नैनीताल का रुख किया। सागर की जो प्राकृतिक लोकेशन है या स्थिति है, वो नैनीताल जैसी ज़रूर नहीं है, लेकिन घाटियों से घिरा हुआ इलाका है। तो सागर में जब आप एमफिल कर रहे थे, तो ये विचार सागर में ही आया कि आप पीएचडी नैनीताल से करेंगे, या किसी कोई और वजह थी? ये विचार सागर में नहीं आया। एमफिल करने के बाद मेरी नियुक्ति मध्य प्रदेश के राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई और उसके बाद मैं राजस्थान लोक सेवा चयनित होकर भरतपुर और अलवर के महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापक बना। तो पीएचडी करने में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल गया। वहाँ मेरे एक प्रोफेसर थे जो मुझे उन्होंने बीए में पढ़ाया था, बड़े विद्वान प्राध्यापक थे, प्रोफेसर BD शर्मा। वो हापुड़ से में प्रोफेसर थे और उस दिन बाद उनकी नियुक्ति विश्वविद्यालय में हो गई। तो मैं कुमाऊं नैनीताल में चला गया और मैंने वहाँ से पीएचडी पूरी की। तो मेरा, आपने जैसे बताया कि आपने पीएचडी अपने जो पुराने आपके गुरु थे उनसे आपका खास जुड़ाव था और उस जुड़ाव के चलते आप नैनीताल तक उनके साथ पीएचडी करने के लिए गए। आपका पहला उपन्यास है राह के पत्थर। नाम से अगर देखें तो ऐसा लगता है जैसे कुछ जिंदगी में किसी के अड़चन या कुछ समस्याओं को लेकर के उपन्यास था। इसकी विषय वस्तु पर थोड़ा सा रोशनी अगर डालें तो। राह के पत्थर मेरा उपन्यास मैंने 2019 में लिखना शुरू किया था। 70-80 पेज में 19 तक लिख चुका था। 2020 में कोरोना के कारण विश्वविद्यालय बंद हो गए, तो मेरा ध्यान इस उपन्यास की ओर गया और मैंने 2020 के एंड में इस उपन्यास को पूरा किया। 200 पेज से अधिक का उपन्यास था। 2021 में इसको डायमंड पब्लिकेशन दिल्ली ने पब्लिश किया। इस उपन्यास में मैंने बताया है किस तरह भारतीय राजनेता हम हिंदू मुस्लिम के नाम पर हमको लड़ाते रहते हैं और उस चक्कर में जो प्रेम की अवधारणा है वो समाप्त हो जाती है। मेरा नायक और मेरी नायिका दोनों के पारिवारिक संबंध हैं आपस में, वो लंबा चौड़ा आने जाना है, शहर में दंगे हो जाते हैं, दंगे के बाद उनका विवाह नहीं हो पाता और उपन्यास की कहानी है। इसका मैंने अंग्रेजी में अनुवाद भी किया। जी। नेवर टुगेदर नेवर अपार्ट। तो मैं जानना चाहूँ कि जब ये इसकी रचना आप कर रहे थे, तो क्या दिमाग में आपके प्लाट था कि इसको सुखांत पे ख़त्म करना, दुखांत पे ख़त्म करना, या एक सवाल पर खड़ा ख़त्म करना है इसको? देखिए, कोई भी साहित्यकार या उपन्यासकार कुछ लिखता है, उसके मन में कोई प्लान नहीं होता। कथा अपने आप बढ़ती चली जाती है, प्लॉट डेवलप होने लगता है। जब 80 पेज लिख चुका था तब तक दोनों का प्रेम संबंध चल रहा था और 200 पेज के आसपास उपन्यास आगे बढ़ा तो कोरोना के कारण जो मेरी नायिका है उसके पति की मृत्यु हो गई
विवाहित थी, और जो मेरा नायक था, जिसका उस लड़की से प्रेम था, उसकी पत्नी प्रेगनेंसी में चली गई, डेथ हो गई। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपकी एक और जो विशेषता है या प्रसिद्धि का एक और जो कारण है कि आप 12 से अधिक अंग्रेजी उपन्यास लिख चुके हैं और अंग्रेजी में ही अधिकतर लेखन कर रहे हैं। मैं आपके इसी उपन्यास के बारे में जो आपने जानकारी दी उससे ही जुड़ा एक मैं सवाल करता हूँ कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के ऊपर वो बेस कर रहा था। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर साहित्य में या साहित्य की सर्जना में बहुत कम जगह आता है, या साहित्यकारों में या इलीट साहित्यकारों में आमतौर पर उसको हेय दृष्टि से देखा है, लेकिन है तो समाज का वो भी अंग। क्या विचार है इस बारे में आपके? देखिए, मेरे उपन्यास जो हैं वो ज़्यादातर अपर मिडिल क्लास की वीमेन के बारे में है, जो शहर में रहती हैं, जो बिजनेस वूमेन हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वेल एजुकेटेड हैं। तो मैंने जो महानगरीय जीवन जो का वर्णन किया है, और मैं अगर सच कहूँ तो महानगरीय जीवन में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बहुत साधारण बात हो गई है, बहुत बड़ी संख्या में। मैं उसके समर्थन में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन समाज की वास्तविकता दिखाना एक उपन्यासकार का, लेखक का दायित्व होता है। तो मैंने अपने उपन्यास, जो मेरा अंग्रेजी का पहला उपन्यास है लव इज़ नॉट टाइम्स फूल, उसमें मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाए हैं, और लगभग सभी उपन्यासों में ये थीम कहीं ना कहीं रहती है। और मैं दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहूँ तो मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वही गज़ल आपको सुनाता हूँ, रोज़ चीज़ें देखता हूँ, इसलिए ये स्वाभाविक है। मैं समाज को आगाह कर रहा हूँ कि समाज में ऐसा हो रहा है, जिन्हें नहीं पता वो जाने। तो मेरी नायिकाएँ बड़े हाई फाई सोसाइटी की हैं, हाई क्लास सोसाइटी की हैं, एलीट क्लास की हैं, और इसमें बहुत सामान्य बात है। ये मेरा उपन्यास। तो इसी बात से मुझे एक चीज़ याद आती है कि ऐसा कहा जाता है और हमने पढ़ा भी है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो आपने जैसा बताया कि समाज में जो है वो मैंने दिखाने की कोशिश की है, तो ऐसा कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो मैं क्या ये मान लूँ कि जो आपके जितने उपन्यास हैं उन सभी में समाज में जो कुछ भी चल रहा है उसी का प्रत्यक्षीकरण है? निसंदेह मैंने आपसे कहा कि लेखक और उपन्यासकार या साहित्यकार समाज में रहता है। बिना समाज की समस्याओं को जाने लेखक नहीं बन सकता, उसको अपनी आँख और कान खुद रखने पड़ते हैं। हमारे यहाँ अंग्रेजी में एक उपन्यासकार हुए हेनरी फील्डिंग, वे कहते हैं लेखक को और उपन्यासकार को बहुत ही संवेदनशील होना पड़ता है और चीज़ों पर पैनी दृष्टि रखनी पड़ती है। तो समाज में ऐसा हो रहा है, हम इससे अपने आप को इग्नोर नहीं कर सकते, तो वही मैं दिखा रहा हूँ। लेकिन फिर मेरे इससे जुड़ा एक सवाल है, अगर माफ़ी के साथ मैं करना चाहूँगा, कि फिर साहित्यकार समाज से जुड़ क्यों नहीं पा रहा? साहित्यकार समाज से नहीं जुड़ पा रहा, मूलतः आजकल साहित्य पढ़ने वालों की संख्या में कमी होती जा रही है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर मैंने उपन्यास लेखन का काम 30 वर्ष पहले पूरा शुरू किया होता तो मेरे पास ज़्यादा पाठक होता। आजकल क्या है कि लोगों के पास वेब सीरीज़ हैं, मीडिया है, तो लोग साहित्य में उतनी रुचि नहीं लेते हैं। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम जैसे लोग अच्छा साहित्य लिखकर साहित्य की रुचि विकसित करें, और तभी समाज से हम जुड़ पाएंगे। और साहित्यकार समाज से जब जुड़ पाएगा जो समाज की वास्तविकताओं को, समाज के मनोविज्ञान को, समाज की आकांक्षाओं को, समाज की स्थिति को, यथास्थिति को लिखेगा, तभी वो जुड़ पाएगा। लेकिन मैं इससे सहमत हूँ नहीं हूँ, ये मेरी बात है, लेकिन आपने जो बात कही बहुत अच्छी कही कि साहित्यकार को समाज से जुड़ना पड़ेगा और समाज की वास्तविकताओं को समझना पड़ेगा। तो फिर यहाँ एक सवाल ये भी आता है कि OTT इतना लोकप्रिय है, OTT में गालियाँ आती हैं, अपशब्द आते हैं, देशज के नाम पे, देशी के नाम पे, स्थानीयता के नाम पे बहुत सारा ऐसा साहित्य, या साहित्य ना उसको कहें तो बहुत सारा ऐसा मटेरियल कंटेंट आता है जो लोगों में लोकप्रिय है। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि साहित्यकारों को, जो वर्तमान के साहित्यकार हैं, उनको भी उसी धरा पर उतरकर लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत काम करना पड़ेगा, या तभी वो लोकप्रिय हो पाएंगे या पठनीय हो पाएंगे? या एक और समस्या आज की है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते। साहित्यकार की अक्सर शिकायत रहती है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, पुस्तक प्रकाशक की शिकायत रहती है कि लोग पढ़ना नहीं चाहते। देखिए, लोकप्रियता में और उत्कृष्टता में एक बहुत बारीक अंतर है। इसको बोलते हैं पॉपुलर लिटरेचर और क्लासिकल लिटरेचर। कभी कभी पॉपुलर लिटरेचर क्लासिकल नहीं बन पाता, और कभी कभी क्लासिकल पॉपुलर नहीं बन पाता। जैसे हिंदी साहित्य में ऐसे बहुत सारे कवि हुए जो मंच के कवि भी थे, अच्छे कवि भी थे, लेकिन आजकल मंच के कवि बहुत बड़े साहित्यकार नहीं बन पा रहे हैं। तो इसलिए साहित्यकार को ये भी ध्यान रखना है लिखते समय, उसका साहित्य अति यथार्थवाद के नाम पर, सरलिज्म के नाम पर ऐसा ना हो जाए कि वो पॉर्न लगने लगे, या उसकी चीप लगने लगे, या पल्प फिक्शन लगने लगे।
वो उनका कर्तव्य साहित्यकार का है, और वो समझता हूँ साहित्यकार का ध्यान रख भी रहे हैं। आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, बहुत जगह पर आपको सम्मानित किया गया है, और आपके उपन्यासों में एक उपन्यास और है जो मुझे याद आ रहा है, हनी ट्रैप। मैं उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। हनी ट्रैप मेरा एक नवीनतम उपन्यास है, और ये फिलीपींस बेस्ड एक पब्लिकेशन है, ओकियाटो, उसने प्रकाशित किया है, अभी मार्च के महीने में आया है। हनी ट्रैप एक बहुत बड़ी समस्या है, आजकल मीडिया में सब जगह छाई हुई है। मैं समझता हूँ हनी ट्रैप शब्द ही इस बात को इंगित करता है कि उपन्यास में क्या हुआ। अगर मैं उसकी कहानी आपको बता दूंगा तो कोई इसे पढ़ेगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि कहानी को पढ़ें। उपन्यास अमेज़ॉन पर नहीं उपलब्ध नहीं, है। हम भी बिल्कुल चाहते हैं कि लोग आपके उपन्यास को पढ़ें, आपके जो लेखन है उसको सराहें या उसको समझें। एक और उपन्यास आपका, मीडिया रेवोल्यूशन, मीडिया क्रांति, अगर मैं उसको कहूँ तो आप सहमत होंगे? मीडिया रिवॉल्यूशन 2030। 2030। ये उपन्यास कैंपस फिक्शन है। जी। इसमें मैंने जो कहानी ली है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक काल्पनिक गांव जो बुलंदशहर ज़िले में स्थित है, गंगापुर, वहाँ से ली है। मेरे उपन्यास का नायक कांतियोगी एक किसान का बेटा है, और वो लखनऊ विश्वविद्यालय में बीए करने आता है। उसके बाद एमए इंग्लिश करता है, और वहीं विश्वविद्यालय में वहीं प्रोफेसर के साथ पीएचडी करता है, एक प्रोफेसर के साथ, और धीरे धीरे वो विश्वविद्यालय कुलपति बन जाता है। वहाँ कुछ घटनाएँ घटती हैं, मीडिया का रोल होता है। अब मेरी नायिका, जिसका नाम उज्ज्वला है, वो एक आईएएस की बेटी है। उन दोनों में एक लव रिलेशनशिप स्थापित होती है, दोनों विवाह कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर ये उपन्यास ये बताता है किस तरह विश्वविद्यालयों में नियुक्ति के समय पारदर्शिता का अभाव अक्सर रहता है, और किस तरह कुलपतियों के मामले में समस्याएं आती हैं, और किस तरह मीडिया का रोल है, छात्र राजनीति, शिक्षक राजनीति, इस सब को मैंने इस उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया है। इस उपन्यास का हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। बहुत अच्छी बात है कि आप आज हमारे कैंपस में हैं, और इस कैंपस में होने के दरमियान हम कोई जानकारी, उपन्यास तो हम नहीं पढ़ पाए, लेकिन मिली कि मीडिया रेवोल्यूशन नामक जो आपका उपन्यास, उसमें क्या क्या चीज़ें, यानी पूरे जो उच्च शिक्षा जगत है उसकी जो पूरी सच्चाई है, हकीकत है, अगर मैं ऐसा समझूं तो आपने उसको उभारने की कोशिश की है। मेरा एक आपसे और सवाल था इसी से जुड़ा हुआ, कि आजकल उच्च शिक्षा में के क्षेत्र में जो कुछ भी हो रहा है, नयापन, बदलाव, उसको एक साहित्यकार के दृष्टिकोण से या साहित्यकार की दृष्टि से आप कैसा मानते हैं? देखिए, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निश्चित रूप से नए प्रयोग हो रहे हैं। एनईपी 2020 ने हमें कुछ नए मानक दिए हैं, और मुझे लगता है कि अगर उसका वास्तव में आमूल चूल परिवर्तन करना है, उसे वास्तविक धरातल पर लाना है, तो उसे प्रयास होने चाहिए, और निश्चित रूप से उससे अच्छा होगा। क्योंकि इसमें रीजनल भाषाएँ, उनका प्रमुखता दी गई है, संस्कृति पर ध्यान दिया गया है, 5वीं तक की शिक्षा अपनी मातृभाषा में हो, जो भी मातृभाषा हो, हिंदी जरूर नहीं है, यहाँ की भाषा हो। तो निस्संदेह सरकार इसमें अच्छा काम कर रही है, और हमारे शिक्षण संस्थान उसका प्रयोग कर रहे हैं, एनईपी का लागू कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में उच्च शिक्षा का भविष्य उज्जवल होगा। मैं थोड़ा सा एक बहुत हटके सवाल करना चाहूँगा। आप साहित्यकार हैं, और साहित्यकार समाज की नब्ज को पहचानता है, लोगों के मर्म को स्पर्श करता है। तो मेरा थोड़ा सा हटके सवाल था आपसे कि आजकल उच्च शिक्षा में जो बच्चे आ रहे हैं, या इसके अलावा भी जो लोग आ रहे हैं, उनमें भाषा को लेकर के बड़ी दरिद्रता होती है, ऐसी बड़ी शिकायतें आती हैं। ऐसा मैं नहीं दावा करता कि होती है, क्योंकि शिकायतें आती हैं। मैं फिर से पुनः स्पष्ट करूं कि ऐसी बड़ी शिकायतें आती हैं। लोग आम तौर पे शिकायत करते हैं कि भाषा की, छात्रों में या जो और लोग काम करते हैं उसमें भाषा की बड़ी दरिद्रता है। तो क्या ये समाज की जिम्मेदारी है, उसकी कमी कोई रह गई, या साहित्यकार या सर्जना करने वाले जो लेखक चिंतक सब साहित्य की श्रेणी में आते हैं, तो या उनकी जिम्मेदारी? आप इसको कैसे, इस सवाल को मेरे कैसे उत्तर इसका देंगे आप? देखिए, भाषा बाल्यकाल से आती है, और मुझे लगता है कि भाषा के स्तर पर बाल्यकाल से ही बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है। पहली बात तो मातृभाषा हिंदी की बात करते हैं हम। आजकल के बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़कर आते हैं, ज़्यादातर बच्चे अंग्रेजी स्कूलों में, वहाँ हिंदी की ओर ध्यान नहीं दिया जाता। और मुझे कभी कभी लगता है कि हिंदी पढ़ने, हिंदी बोलने को लोग हीनता से देखते हैं आजकल के बच्चे। ये अपने आप बड़ी समस्या है। और बच्चे अंग्रेजी कॉलिक्वल हो गई है, सोशल मीडिया की लैंग्वेज हो गई है, उसमें व्याकरण का ध्यान, ग्रामर का ध्यान नहीं रखा जा रहा है।
इसलिए वो किसी एक भाषा के नहीं हो पाते। ज़्यादातर बच्चे 20% 30 बच्चे अच्छे भी होते हैं, दोनों भाषा का अधिकार होता है। तो भाषा जब तक नहीं आएगी, जब तक अच्छा साहित्य नहीं पढ़ेंगे। ये बच्चे, हम जब छोटे थे, हमारे फादर एक कॉलेज के प्रोफेसर थे, तो हम साप्ताहिक हिंदुस्तान, कादम्बिनी, धर्मयुग, दिनमान, ये सब पत्रिकाएँ पढ़ते थे, हिंदी का उपन्यास पढ़ते थे, तो हिंदी अच्छी होती चली गई। और बची अंग्रेजी की बात, अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाई गई बाल्यकाल से। अब क्या है, CBSE वाले भी ग्रामर नहीं पढ़ाते, यूपी बोर्ड में ग्रामर बहुत कम रह गई है। अब बिना ग्रामर के अंग्रेजी लिखी जा रही है, अंग्रेजी बोली जा रही है, तो निश्चित रूप से भाषा में दक्षता कहाँ से आएगी? दक्षता भाषा में आएगी व्याकरण से। और अंतिम बात यह है कि व्यक्ति के दिमाग में पहले विचार आता है, जब विचार का अभाव होगा तो भाषा क्या करेगी? इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है, विचारों का प्रकटीकरण, उससे पहले जरूरी है विचारों का प्रस्फुटीकरण, क्योंकि विचारों का प्रस्फुटीकरण होगा तो प्रकटीकरण होगा, और प्रस्फुटीकरण के लिए उच्च शिक्षा संस्थान एक उर्वरा जमीन, धरातल तैयार कराते हैं, प्रदान करते हैं। क्योंकि यहाँ जब बच्चा एंटर करके आता है उच्च शिक्षा संस्थानों में, तो उनको बहुत खुला खुला माहौल मिलता है। एक सृजनशीलता के लिए उनके मन में अगर कोई आकांक्षा है तो उसको पूरा कर सकते हैं, पुष्पित पल्लवित कर सकते हैं। आजकल जो माहौल है और आजकल की जो सरकार है, क्या उस दिशा में आपके नज़रिए से काम पूरा कर पा रही है? देखिए, विश्वविद्यालय में आने के बाद जो प्राथमिक स्तर पर स्कूल स्तर तक सीख कर आता है, उसी के बल पर विश्वविद्यालय के हम जैसे प्रोफेसर्स उसे पढ़ाते हैं। अब मैं मान ली फॉर एग्जाम्पल मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ, BA ऑनर्स के बच्चे पढ़ाता हूँ, MA के बच्चे पढ़ाता हूँ। अगर बच्चा 12th तक ग्रामर ढंग से पढ़कर नहीं आया, लैंग्वेज की उसकी प्रोफिशिएंसी नहीं है, उसको लिटरेरी सेंसिबिलिटी नहीं है, तो हम उस छोटे से समय में कहाँ से सिखाएंगे? एक तो वहाँ स्थिति बात है। सरकारें अपना काम कर रही हैं, सरकारें निश्चित रूप से सब कुछ कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारों से यहाँ कभी देश नहीं बदला करते। मेरी एक कविता है, सरकारों से यहाँ कभी भी देश नहीं बदला करते, वेश बदलते भ्रष्टाचारी हृदय नहीं बदला करते। और चाहे खेलो अरमानों से कितनी हो रही, पेट काट कर उस गरीब का भल्लो झोली, पर अत्याचारियों को मेरे गीत नहीं सिजदा करते। और गीत पढ़ने के गाएं कब तक, देश से ध्यान हटाएं कब तक, कायर मरता बारने को वीन रोज मरा करते हैं। तो सरकारों से सारी व्यवस्था नहीं बदला करती, आपको भी काम करना पड़ता है, व्यक्ति को भी काम करना पड़ता है। सरकारें अनुदान दे देती हैं, टीचर्स अपॉइंट कर सकती हैं, लेकिन धरातल पर काम तो हम ही लोगों को करना पड़ेगा। बहुत बहुत अच्छी कविता थी आपकी, और बहुत समीचीन भी थी, समकालीन भी थी हमारे छात्रों के लिए। हमारे कैंपस को देखते हुए, हमारे कैंपस में आप आए और भाषा विभाग में के दीक्षारंभ समारोह में आपने भाग लिया। आपने हमारे कैंपस का जो भ्रमण किया, आपको हमारा कैंपस कैसा लगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में कैंपस आपका बहुत खूबसूरत है, और आपके जो कुलपति हैं प्रोफेसर विनय पाठक जी, उनकी मेहनत रंग लाती है, दिख रही है कि वो काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय बहुत अच्छा है, और मैं अब तक ये चलकर मानता था मेरा विश्वविद्यालय बहुत श्रेष्ठ है, यद्यपि श्रेष्ठ है, और आपका विश्वविद्यालय भी हमारे विश्वविद्यालय से कम नहीं है। निश्चित रूप से बहुत ही प्यारा कैंपस लगता है। सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी में घूम रहे हैं, इतनी सुविधाएं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है। कुलपति जी कैसे पैसा मैनेज करते हैं, निश्चित रूप से विनय पाठक जी बधाई के पात्र हैं। ये बहुत अच्छा विश्वविद्यालय चला रहे हैं। मैं तो बहुत ही अच्छा लगा, मन चाहूँगा कि साल में 1-2 बार आपके विश्वविद्यालय में आने का मौका मिले। जरूर हम भी चाहेंगे कि आप हमारे बीच में लगातार आते रहें, और हम आपके विचार, आपकी कृतियाँ, आपकी रचनाएं दर्शकों तक पहुंचाते रहें। जाते जाते आखिर में छोटा सा एक सवाल, कि आजकल आप किस नए विषय पर, किस नए उपन्यास पर या किस नई रचना पर काम कर रहे हैं? मैं हनी ट्रैप मेरा फरवरी मार्च में आ चुका था। मैं मार्च 2025 से लगातार द्रौपदी जो महाभारत का पात्र है उस पर एक उपन्यास लिख रहा हूँ, और लगभग 70-80 पेज मैं लिख चुका हूँ इस उपन्यास पर। अब मैं जनरली साल में 2 उपन्यास लिखता हूँ, और मेरे उपन्यास बहुत छोटे होते हैं, 180 पेज, 190 पेज। अब मेरा उपन्यास नवंबर-दिसंबर तक ये द्रौपदी आ जाना चाहिए। कहानी प्रारंभ हो गई है, प्लॉट बढ़ गया है, एक्सपोजिशन हो गया है, अब कहानी क्लाइमैक्स और एंटी क्लाइमैक्स पर नहीं पहुंची है। उम्मीद करता हूं कि दिवाली पर द्रौपदी उपन्यास आपको पढ़ने को मिलेगा। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।